नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में ख़ास जगह दी है। और आपके दिल में ख़ास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। अन्नू जी, आज आप कौन कौन से कहानी सुनाने वाले हैं? आज की कहानियां कुछ इस तरह से हैं। पहली स्टोरी होगी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की। दूसरी स्टोरी अनुपम खेर की। अनुपम की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक मेंटली अनस्टेबल बच्चों के स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल तक पढ़ाया। अनुपम की लाइफ का ये इंसिडेंट भी होगा आज ही। बलराज साहनी एक बार कश्मीर घूमने गए। वहां घटी एक घटना ने उनके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। क्या थी घटना, बताऊंगा आज। दिल ने फिर याद किया। मैं आज याद करूंगा दिलीप कुमार के भाई नासिर खान को, जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों के अलावा पाकिस्तान में बनी पहली फिल्म में लीड रोल किया था, जिस फिल्म का नाम तेरी याद। और जनाब, अब शुरू होता है अब जे क्या हो गया। तो इस कड़ी में मैं बताऊंगा शोले की एक मिस्टेक। आखिर में सवाल होगा। सवाल पूछा है दिल्ली के विश्वास जी ने, जिन्होंने मुझसे ये जानना चाहा है कि जब मैंने फिल्म सरदार में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी, राष्ट्रपिता का रोल करना कितना चैलेंजिंग रहा और इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी। ये सारी कहानियां होंगी। चलिए, गरम धर्म और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 70 के दशक में दोनों ही हसीन थे और जवान दिलों की धड़कन थे। दोनों के लाखों दीवाने। इसलिए इन दोनों की शादी किसी सनसनी से कम नहीं थी। सनसनी इसलिए भी कि हेमा मालिनी के संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ इश्क के चर्चे उन दिनों आम हो गए थे। इससे भी ज्यादा सेंसेशनल इसलिए कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लगभग 13 साल बड़े और उस वक्त प्रकाश कौर के साथ पहले से शादीशुदा थे और तो और 4 बच्चों के पापा भी थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सबसे पहले एक साथ काम किया 1970 की फिल्म तुम हसी मैं जवान। धर्मेंद्र हसीन, हेमा मालिनी जवान। नजदीकियां बढ़ती गईं। फिर बाद में शराफत, सीता और गीता, नया जमाना, राजा जानी, जुगनू, पत्थर और पायल, कहते हैं मुझको राजा और प्रतिज्ञा में एक साथ काम किया और दोनों एक दूसरे के इश्क में जकड़ गए। शोले तक आते आते ये इश्क जग जाहिर हो गया। शोले की शूटिंग के दौरान बसंती को बंदूक चलाना सिखाने का सीन शूट हो रहा था। शूटिंग के वक्त ऐसा सुना है कि धर्मेंद्र लाइटमैन को पैसे देकर जानबूझकर लाइट डिस्टर्ब करवा देते ताकि हीरोइन के साथ नजदीकी का फायदा उठा सकें। लेकिन इस बात पे मैं पूरी तरह से यकीन नहीं करता हूं। सुना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पर्सनली मैं इसको सही नहीं मानता हूं। अब जब इश्क का इजहार हो गया तो मामला पहुंच गया शादी तक और फैज अहमद फैज जैसा कहते हैं कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। हर तरफ से इस रिश्ते का विरोध हुआ। हेमा के फादर इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें अपनी बेटी का एक शादीशुदा मर्द से शादी करना पसंद नहीं था और जायज भी था ये बात। वो अपने जीते जी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। पिता के देहांत के बाद भी हेमा अपने फैसले पर कायम रहीं। इससे उनकी मां भी नाराज हो गई। इधर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। जब तक पहली शादी से तलाक ना हो, हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। पर इश्क दीवारें कहां दिखता है। 21 अगस्त 1989 को इन दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र के दीवानों में से एक हैं बीकानेर के दर्शन सिंह। उनके अनुसार ये शादी 2 मई 1980 को हुई थी। आउटलुक मैगजीन के अनुसार
मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है। एमपी के 2 नेताओं ने क्वेश्चन उठा दिया था, जिसकी वजह से एक बात प्रकाश में आई। वो कितनी सही है कितनी गलत, इसका प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, परंतु फिर भी लोगों के अनुसार और कुछ मैगजीन्स को, प्रेस को ऐसे प्रूफ मिले हैं जहां यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि 21 अगस्त 1989 को मुस्लिम रीति रिवाज से हेमा मालिनी ने शादी की धर्मेंद्र के साथ। गुपचुप तरीके से इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम हो गया आयशा बीबी। आउटलुक मैगजीन के अनुसार 1,11,000 मेहरनामे पे ये निकाह पढ़वाया गया। हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैगजीन्स में आया वो हमने आपके साथ शेयर किया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं और ये गाड़ी अच्छी तरह से चलती रहे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ। दूसरों के दुख दर्द, उनकी पीड़ा का अंदाजा हमें तब ज्यादा होता है जब वैसी ही पीड़ा हमें भोगनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अनुपम खेर के साथ। अनुपम के घर के दूसरी तरफ एक मेंटली अनस्टेबल बच्चों का स्कूल हुआ करता था। बरसों से वो उस स्कूल के बारे में जानते थे। इस स्कूल के बच्चों को रोज देखते भी थे, मगर कभी रोड क्रॉस करके उस स्कूल तक जाना नहीं हो पाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अनुपम को उन बच्चों की पीड़ा का, दर्द का, टीसों का एहसास हुआ और उन्होंने स्कूल में जाकर उन बच्चों के लिए कुछ करने का फैसला किया। बात तब की है जब अनुपम काम कर रहे थे उस फिल्म में जिसका नाम है हम आपके हैं कौन। फिल्म के एक शूटिंग शेड्यूल के ठीक पहले अनुपम के चेहरे का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने उन्हें दवाई के साथ साथ फिजियोथेरेपी और आराम करने की सलाह दी, लेकिन अनुपम इस शेड्यूल को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि ये फिल्म उसी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की थी जिसने अनुपम खेर को ब्रेक दिया था फिल्म सारांश में। अनुपम नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से फिल्म में किसी तरह की भी कोई देरी हो, परेशानियों हो, मुसीबतों का सामना करना पड़े। अनुपम का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था, मगर डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वो सेट पर पहुंच गए। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को जब अनुपम की बीमारी का पता चला तो उन्होंने अनुपम को आराम करने की सलाह दी। अनुपम जी चले जाइए, कोई बात नहीं, मगर अनुपम ने आराम करने से मना कर दिया। सूरज बड़जात्या ने तब अनुपम के सीन्स कुछ इस तरह शूट किए कि जिनमें क्लोजअप लेने की जरूरत ना आन पड़े। अगर आप फिल्म को गौर से देखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई सीन पाएंगे जिसमें अनुपम का टाइट क्लोजअप लिया गया हो, क्योंकि उनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। इस पैरालिसिस से गुजरते हुए अनुपम को एहसास हुआ कि जो बच्चे मेंटली फिट नहीं हैं वो किस तरह गुजरते होंगे पीड़ाओं से, परेशानियों से, मायूसी से। अनुपम को लगा कि इस तरह के बच्चों को सपोर्ट की और प्यार की बहुत जरूरत है, इसलिए फैसला किया कि वो ठीक होते ही इन बच्चों की मदद करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। तबीयत जैसे ही ठीक हुई तो अनुपम पहली बार रोड क्रॉस करके उस स्कूल में गए और वहां पढ़ाने वाली सिस्टर से बच्चों के बारे में बातचीत की। उन्होंने स्कूल की जो प्रिंसिपल सिस्टर डॉलरस से कहा कि वो समय समय पर स्कूल आकर बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। उन्हें परमिशन मिल गई। जब अनुपम क्लास में बच्चों से मिलने गए तो इस बात से उन्हें बड़ी खुशी हुई कि कुछ बच्चे उन्हें पहचानते थे। वहां मौजूद टीचर ने अनुपम से पूछा कि वो स्कूल क्या करने आए हैं, तो अनुपम ने कहा कि वो कुछ समय बच्चों को देना चाहते हैं। इस पर टीचर को लगा शायद अनुपम अपनी अगली फिल्म के लिए कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ तैयारियां करना चाहते हैं। तब अनुपम ने रिवील किया कि वहां आने के पीछे उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है और अनुपम नहीं चाहते कि स्कूल का कोई भी स्टाफ इस बारे में किसी से बात करे, क्योंकि वो इस काम को चुपचाप करना चाहते थे, इसलिए कोई पब्लिसिटी भी नहीं चाहते थे। अनुपम खेर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि शुरू में वो इस स्कूल की पैसे देकर मदद करना चाहते थे, मगर वहां जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि स्कूल में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। वहां बच्चों को पैसों से ज्यादा जरूरत उनके समय की थी, किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो उनके साथ टाइम बिता सके।
अनुपम खेर ने उस स्कूल के बच्चों को 1 साल तक पढ़ाया और आज भी समय समय पर वो इस स्कूल में जाया करते हैं। बात उन दिनों की है जब बलराज साहनी रावलपिंडी में रहा करते थे। एक बार वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने कश्मीर गए। रास्ते में भारी बारिश के चलते रोड का एक बड़ा हिस्सा कट गया था और दोनों तरफ, दोनों साइड, उस साइड और इस साइड बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। रास्ता बंद हो गया। रास्ते में खड़े सब लोग चाहते थे कि रोड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर इस रोड को दोबारा बनाने में पीडब्ल्यूडी को बहुत वक्त लग रहा था। कई दिन बीत गए और काम में हो रही देरी को देखते हुए वहां फंसे यात्रियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब पीडब्ल्यूडी ने एक टेम्परेरी रास्ता वहां बना दिया तो कोई भी उस रास्ते पर जाने को तैयार नहीं था, डर के मारे। सब ये सोच रहे थे कि पहले जाने का रिस्क कौन उठाए। सबको इंतजार था कि कोई दूसरा पहले उस रास्ते पर जाए ताकि ये भरोसा हो जाए कि सड़क पार करने में कोई खतरा तो नहीं है, रिस्क तो नहीं है, ये जो टेम्पररी रास्ता बनाया गया है ये पक्का है कि नहीं। जब सब लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, वही वाली बात थी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक दूसरे की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे थे, कौन जाए कौन ना जाए, लेकिन सब पीछे हट रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं थी। तो ऐसे में एक ब्रिटिश व्यक्ति अपनी स्पोर्ट्स कार लिए वहां आया और सबको वहां खड़ा देख बलराज से पूछने लगा, आप लोग आगे क्यों नहीं जा रहे। बलराज साहनी ने उस गोरे को सारी कहानी बता दी। इस बार वो इंग्लिशमैन जोर से हंसा और अपनी गाड़ी में बैठकर हॉर्न बजाता हुआ रोड के उस हिस्से को जिसे सब खतरनाक मान रहे थे पार कर गया। गाड़ी पार हो गई। एक अंग्रेज की हिम्मत के वजह से गाड़ी पार हो गई। उसके रोड पार करते ही सब में एकदम होड़ लग गई कि कौन पहले जाए और एक बार फिर ट्रैफिक जाम हो गया घंटों के लिए। इस घटना का बलराज साहनी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रिस्क कौन ले, किसके जिगरे में इतना दम है। मैं अपने सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूं कि कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है। मैं आपकी राय का, आपकी प्रतिक्रिया का, आपके रिएक्शन का इंतजार करूंगा। आज बात नासिर खान की। नासिर खान ने सन 1945 में फिल्मिस्तान की फिल्म मजदूर से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उनकी अगली फिल्म 1947 में पार्टीशन के दौरान आई। फिल्म का नाम था शहनाई और उनकी हीरोइन थी एक्ट्रेस रेहाना। इस फिल्म को आज भी उसके एक गीत की वजह से याद किया जाता है, आना मेरी जान संडे के संडे। पार्टीशन के दौरान ही नासिर खान पाकिस्तान चले गए और वहां जाके 2 फिल्मों में काम किया। पहली 1948 की फिल्म तेरी याद। यह फिल्म अपनी खराब प्रोडक्शन क्वालिटी और जिन्ना की मौत के कारण फ्लॉप हो गई थी। नासिर की दूसरी फिल्म थी दीवानी सरदारी लाल की शाहिदा। इस फिल्म में उनके अपोजिट थी एक्ट्रेस शमीम, मगर यह फिल्म भी नहीं चल पाई। फिल्मों के ना चलने से निराश नासिर ने अपने भाई दिलीप से मदद ली और बॉम्बे में बनी 4 फिल्मों को पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया। इनमें दिलीप कुमार और नरगिस की ब्लॉकबस्टर फिल्म मेला भी शामिल थी, जिसे फिल्म मेकर SU सनी ने बनाया था। इसी दौरान नासिर खान को एक पंजाबी लड़की से इश्क हो गया और इससे पहले कि लड़की के घरवाले उन्हें कुछ करते, वो वहां से भागकर अकेले इंडिया आ गए। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने एक बार फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने जो 6 फिल्में उस दौरान की वो थीं खजाना, नगीना, नखरे, नाजनीन, फूलों का हार और सौदागर। इनमें से नगीना एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी, जिसमें उनके अपोजिट नूतन ने काम किया था। आगे चलकर नासिर ने जिन नामचीन हीरोइंस के साथ फिल्में की वो थी सुरैया के साथ लाल कुंवर, नरगिस के साथ अंगारे, मीना कुमारी के साथ दायरा और नूतन के साथ नगीना, आगोश और शीशम। 3 फिल्मों में नूतन उनकी हीरोइन थी। इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ फिल्म्स करने के बावजूद नासिर के फ्लॉप होने की वजह उनकी कमजोर कलाकारी थी। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस बेगम पारा के साथ भी 3 फिल्में की और उनसे शादी भी रचा डाली। नासिर खान के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी दिलीप कुमार द्वारा प्रोड्यूस्ड
1961 की फिल्म गंगा जमुना। इस फिल्म में नासिर ने जमुना का रोल किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नासिर खान को अचानक हेयर फॉल की शिकायत हो गई, बाल गिरने लगे और मतलब स्थिति ये आ गई कि उन्हें फिल्म के दौरान ही नकली बालों की विग का इस्तेमाल करना पड़ा। गंगा जमुना के बाद नासिर खान ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। काफ़ी लंबे समय के बाद वो 1974 की फिल्म यादों की बारात में दिखाई दिए। 3 मई 1974 को सिर्फ 49 साल की उम्र में ही पास्ट अवे, उनका निधन हो गया। नासिर खान की आखिरी फिल्म बैराग रही, जो उनकी डेथ के बाद 1976 में रिलीज हुई थी। न्यूज सेगमेंट अबे जे क्या हो गया। शोले की ये गलती, इतनी बड़ी कल्ट फिल्म कहते हैं, सलीम जावेद ने बड़े कीर्तिमान बनाए इस फिल्म में। रमेश सिप्पी अपने बेस्ट पर थे, लेकिन फिर भी चूक हो गई। सिनेमैटिक लिबर्टी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। सुनिए शोले का ब्लूपर। पूरी फिल्म में ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है कि जिस जगह पे ठाकुर बलदेव सिंह का परिवार रहता है, रामगढ़ में, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई इस तरह के सेगमेंट दिखाई देते हैं, शॉट्स हैं जहां पे उनकी बहू जया भादुड़ी फिल्म में कई बार लालटेन जलाती हुई दिखती हैं, शॉट हैं बाकायदा। लेकिन जब बसंती की शादी वीरू से हो, इस बात को इनकार कर देती हैं मौसी, तो आत्महत्या खुदकुशी की नौटंकी करने के लिए वीरू यानी कि धर्मेंद्र गांव में पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाऊंगा। अब मुद्दा ये उठता है, अब जे क्या हो गया। जब गांव में बिजली नहीं थी तो पानी की टंकी में पानी भरता कैसे था भैया? बिना मोटर और बिजली के हैंडपंप से पानी तो भरा नहीं जा सकता। अब या तो यह है कि बाल्टियों में लेके सीढ़ियों से चढ़ा जाए और उसमें टंकी भर जाए। इतनी बड़ी गलती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, सलीम जावेद को भी, रमेश सिप्पी को भी। अबे जे क्या हो गया। और अब बारी है दिल्ली के मिस्टर विश्वास के सवाल का जवाब देने की, जिन्होंने मुझसे जानना चाहा है कि जब मैंने फिल्म सरदार, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन पे बनी थी फिल्म, उसमें गांधी जी की भूमिका निभाई, तो राष्ट्रपिता का रोल करना कितना चैलेंजिंग रहा और इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ये रोल मुझे मिला, केतन मेहता ने ऑडिशन के बाद मुझे ये रोल दिया। भजन सुनना और चरखा काटना, गांधी जी की तरह बैठना, वो तो सब ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं बापू जैसे बोलते थे, सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे वो, उसको आत्मसात कर सकूं। बापू का जो एक्सेंट था वो स और शा के बीच की ध्वनि निकाला करते थे। स भी पूरी तरह से नहीं बोल पाते तो श भी नहीं। अगर मैं श ही बोलने लगता अश्नो तो गड़बड़ हो जाती, वो शायद सिनेमा में वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने भाषा जब बोली है तो स और शा के बीच की ध्वनि निकाली है, लेकिन पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल उसी तरह से भाषा बोलूं जो बापू बोला करते थे, उसी तरह से चलूं। और इसमें बेहतरीन रोल किया परेश रावल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका करके, बेंजामिन गिलानी ने नेहरू का रोल किया और श्री वल्लभ व्यास ने जिन्ना का रोल किया, भाई टॉम ऑल्टर ने माउंटबेटन का रोल किया। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारी फिल्म जो सरदार है उसकी कास्टिंग हमें मौका नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला, अलग बात है। उसकी टोटलिटी में कास्टिंग रिचर्ड एटनबरो की गांधी से बहुत ज़्यादा अच्छी कास्टिंग थी। वहाँ पे तो सिर्फ एक गांधी थे, बाकी सब तो रोल छुप गए थे। उसका नेहरू भी कोई इम्प्रेसिव नहीं थे, सरदार पटेल भी बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं थे, वो तो कुछ और ही लगते थे। लेकिन हमारी फिल्म जो बनी है, इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा आप। ये भारतीय इतिहास, भारतीय हिस्ट्री का, भारत की तवारीख का एक नया पन्ना है, नया इंसाइट है, नया दृष्टिकोण है, नया विजन है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ गांधी का रोल किया था और ये रोल करते हुए मुझे भारत के इतिहास की उन सारी चीज़ों का पता लगा जो शायद आम आदमी नहीं जानता है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। बड़े प्रेम और शांति के साथ सुना, आप सबका अनुग्रही हूँ। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जय भारत, वंदे मातरम।